बड़ी और अच्छी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों ने एक अच्छा कदम उठाते हुए अनाथ बच्चों की पढ़ाई को लेकर बड़ा फैसला लिया है। पढ़ाई का खर्चा प्राइवेट स्कूल ही उठाएंगे। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने यह फैसला लिया है। यूपी के लगभग सभी स्कूलों ने इसका समर्थन भी किया है कि जो बच्चे जिनके माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई है इस कोविड काल में, उन बच्चों की पढ़ाई का खर्चा प्राइवेट स्कूल उठाएंगे। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने यह फैसला लिया है और सभी स्कूलों ने इसमें सहमति दी है। प्रशांत पांडे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रशांत, बेहद अच्छी पहल। निश्चित रूप से अगर बात करें तो कोरोना संक्रमण में जिस तरीके से लोगों ने अपने को खोया है और विशेष रूप से जिन्होंने अपने अभिभावक या माता पिता खोया, उसको लेते हुए अनएडेड स्कूल एसोसिएशन की तरफ से ये अच्छी पहल की गई है। और आज जब स्वयं सूबे के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने यहाँ पर मीटिंग की तो मीटिंग में एकजुट होकर के सभी लोगों ने इस बात पे हामी भरी है कि जिनके माता पिता खत्म हो गए थे जो कोरोना वायरस के संकट में, उनको लेकर के यहाँ पर जहाँ पर स्कूलों ने कहा है कि उनकी जहाँ तक स्कूल है, यदि सपोज 10वीं तक है और 12वीं तक है, उसकी फ्री शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी ली जाएगी। यदि किसी के पिताजी का दुखद देहांत हो गया है तो वहाँ पर 50% उसको कंसेशन दिया जाएगा। ऐसे में जहाँ स्कूलों ने ये मांग की है कि यदि उसके माता पिता दोनों का देहांत हो गया कोरोना संक्रमण के चलते, तो वो उन दोनों का डेथ सर्टिफिकेट लेकर के आएगा और यदि पिता का देहांत हो तो उसके बाद में उसका पूरा खर्च उठाएगी। तो ऐसे में अनएडेड स्कूल एसोसिएशन राजधानी लखनऊ से ये बड़ी खबर है और साथ ही साथ ये खुशखबरी वाली भी खबर है उन लोगों के लिए जिनके पास में अब वो संकट था कि वो किस तरीके से अपनी पढ़ाई करवा पाएंगे। तो उसको लेते हुए ये एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके बाद भी इसको स्वयं उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने यहाँ पर स्कूल एसोसिएशन की तारीफ भी की और इस पहल को बहुत ही शानदार बताया है। जी, तो क्या ये इसी सत्र से लागू रहेगा ये फैसला, और क्या 12वीं तक के बच्चों को इस पहल का फायदा मिल पाएगा? निश्चित रूप से अभी अगर बात की जाए तो अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं उनका स्वयं भी सेंट जोसेफ ग्रुप है। कल वो इसको लेकर के 3 बच्चों को उन्होंने यहाँ पर ढूंढा है जिनका कल एडमिशन होगा। इनमें से ये वो छात्र हैं जिन्होंने अपने माता पिता दोनों को कोरोना संक्रमण में खो दिया है। उसको कल जो है डॉक्टर वहाँ की प्रबंध निदेशक है उनकी मौजूदगी में कल उनका एडमिशन होगा। तो ऐसे में इसी सत्र से उन बच्चों को एडमिशन देने की कवायद शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही तमाम ऐसे स्कूल हैं जो यहाँ पर आए। हालांकि अभी कुछ बड़े स्कूल राजधानी लखनऊ के ऐसे जिन्होंने इस पे हामी नहीं भरी है, लेकिन एसोसिएशन का ये दावा है कि उनको भी इसके लिए रजामंद कर लिया जाएगा। तो ऐसे में राजधानी लखनऊ में उन 3 छात्रों को लेकर के जिनका कल सेंट जोसेफ स्कूल में एडमिशन होना है, तो इसी सत्र से इसको लागू करने की बात की जा रही है। जी, और एडमिशन प्रोसेस किस तरह से बेहद सरल रहे ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना हो, इसके लिए भी क्या कोई कदम उठाया जाएगा? निश्चित रूप से एडमिशन प्रोसेस को लेकर के यहाँ पर इस बात को किया गया है, यदि किसी बच्चे के दोनों माता पिता का देहांत हो गया है और उसका जो भी अभिभावक जो भी परिवार का है वो नंबर जारी कर दिए गए हैं, सोशल मीडिया पे नंबर जारी कर दिए गए हैं। उसमें सेंट जोसेफ ग्रुप की वेबसाइट पर जाके, फेसबुक पेज पर जाके, ट्विटर हैंडल पर जाके यदि वो विद्यालय से संपर्क करता है, ऐसे में सिर्फ विद्यालय को उसके पास में अपना मृत का डेथ सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, माता पिता का या पिता का। ऐसे में विद्यालय के द्वारा यदि माता पिता का उसके द्वारा किया जाता है तो अभिभावक को अब उसकी शिक्षा की पूर्णतया जिम्मेदारी को जो है वो उठाने का बीड़ा सेंट जोसेफ स्कूल के द्वारा, साथ ही साथ में उसकी किताबों का, स्कूल ड्रेसेस का और साथ ही साथ जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की फीस होती है उस सब का भी बीड़ा पूरी की पूरी तरीके से सेंट जोसेफ स्कूल के द्वारा उठाया जाएगा। और जो भी अलग से अन्य खर्च उसके लिए होते हैं उसके ऊपर भी वो लोग विचार कर रहे हैं। तो ऐसे में राजधानी लखनऊ के इन स्कूलों की ये बड़ी पहल है और कल जहां 3 बच्चों का एडमिशन होना है, इसको लेकर के भी अगर बात की जाए तो ये एक बड़ा संदेश जो है सेंट जोसेफ ग्रुप देने जा रहा है कोरोना काल में। जी, और जिन स्कूलों की हिचकिचाहट अभी देखने को मिल रही है प्रशांत, कौन कौन से स्कूल हैं, क्या नाम स्पष्ट हो पाए हैं या कब तक उनकी भी सहमति मिल जाएगी? यदि बात करें तो अभी इसको लेकर के जहां सिटी मॉन्टेसरी स्कूल का नाम सामने आ रहा है, साथ ही साथ जीडी गोयनका का नाम सामने आ रहा है, मिलेनियम स्कूल का नाम सामने आ रहा है, लेकिन एसोसिएशन ने यह भी दावा किया है क्योंकि ये हमारे मेंबर हैं और लखनऊ में है, तो एसोसिएशन की तरफ से पूरी कवायद रहेगी कि इन बड़े स्कूलों को भी जल्दी इन जो स्कूल हिचकिचाहट दिखा रहे हैं उनकी भी हामी मिल जाएगी, एसोसिएशन का दावा है। बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका इस बड़ी खबर पर जानकारी देने के लिए। और एक और बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, बता दें आपको 12वीं की परीक्षा पर 1 जून को तारीख का ऐलान होगा कि 12वीं की परीक्षाएं कब से होंगी। शिक्षा मंत्री सीबीएसई की परीक्षाओं की तारीख का ऐलान करेंगे।
12वीं की सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा किस फॉर्मेट में होगी, कैसे होगी, कब होगी, इसकी जानकारी शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक 1 जून को देंगे। और किस फॉर्मेट में होगी, इन तमाम चीजों पर जो स्पष्टता है, जानकारी है, वो 1 जून को मिल पाएगी। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि पिछले साल कोविड प्रोटोकॉल में जैसे जुलाई में परीक्षा हुई थी, इस बार भी जुलाई में ही होने के आसार हैं, लेकिन औपचारिक तारीख का ऐलान 1 जून को शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक करेंगे। तो आज 12वीं की परीक्षा पर यह हाई लेवल मीटिंग हुई, इसमें अलग अलग राज्यों के शिक्षा मंत्री जुड़े थे, उनसे उनकी राय पूछी गई, किस तरह की परिस्थितियां हैं ये पूछा गया। और अब ये निकलकर सामने आ रहा है कि 12वीं की परीक्षा कब होगी, कैसे होगी, किस फॉर्मेट में होगी, इसका ऐलान डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक 1 जून को करेंगे, ये सोर्सेज बता रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कोविड काल को देखते 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया था, तो 12वीं की परीक्षा को लेकर कहा गया था कि ये हालात और परिस्थितियां तय करेंगी कि कैसे 12वीं की परीक्षाएं होंगी। और अब 1 जून को 12वीं की परीक्षाओं की तारीख पर ऐलान होगा, लेकिन यह तय है कि 12वीं की परीक्षा ली जाएंगी। जो तमाम छात्र जो 12वीं की परीक्षा में बैठने वाले हैं, उनके लिए खबर है कि उन्हें परीक्षा देनी ही होगी, और किस फॉर्मेट पे देनी होगी, इसको लेकर 1 जून को चीजें साफ हो पाएंगी। अनूप गुप्ता हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अनूप, क्या कह रहे हैं सोर्सेस, किस तरह का इनपुट मिल पाया है? देखिए, आज जो हाई लेवल बैठक हुई थी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई थी, उसमें ये फैसला हुआ है कि 12वीं की जो सीबीएसई की परीक्षा है वो होगी, और सूत्रों के हवाले से खबर है कि ये जुलाई में बैठक हो सकती है। देखिए, पिछली बार जब ये परीक्षा टली थी, तो उस समय ये कहा गया था कि 1 जून को इस पर फैसला होगा, और सूत्र बता रहे हैं कि 1 जून को रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि शिक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, वो खुद इस बात का फैसला करेंगे, इस बात का ऐलान करेंगे कि परीक्षा किस तरीके से लिया जाएगा, किस फॉर्मेट में लिया जाएगा और कब लिया जाएगा। लेकिन आज की बैठक के बाद ये तय हो गया है कि परीक्षा होगी। हालांकि आपको बता दूं कि सूत्र ये भी बता रहे हैं कि सभी राज्यों से 3 दिनों के भीतर उनकी क्या रिकमेंडेशन है परीक्षा को लेकर, वो सबमिट करना है शिक्षा मंत्रालय में। जी, बहुत शुक्रिया आपका अनूप इस पूरी जानकारी के लिए। तो 1 जून को साफ हो जाएगा कि किस फॉर्मेट में, किस तरह से और कब परीक्षाएं देनी होंगी 12वीं के छात्रों को। अभी तक जो देश कोरोना काल की चुनौतियों से जूझ रहा था, अब उसी देश में ब्लैक फंगस का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। देश के लिए ये नई मुसीबत कितनी बड़ी होती जा रही है, इसका अंदाजा ऐसे ही लगाया जा सकता है कि न सिर्फ इस बीमारी के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, बल्कि धीरे धीरे ये बीमारी देश में अपने प्रसार का दायरा भी बढ़ाने लगी है। कोरोना काल में ब्लैक फंगस की चुनौती। 10 राज्यों में ब्लैक फंगस का हमला। देश पर छाया काली मौत का साया। अभी तक जो देश कोरोना काल की चुनौतियों से जूझ रहा था, अब उसी देश में ब्लैक फंगस का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। देश के लिए ये नई मुसीबत कितनी बड़ी होती जा रही है, इसका अंदाजा ऐसे ही लगाया जा सकता है कि न सिर्फ इस बीमारी के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, बल्कि धीरे धीरे ये बीमारी देश में अपने प्रसार का दायरा भी बढ़ाने लगी है। आंकड़े बताते हैं कि देश में 10 राज्य ऐसे हैं जहां ब्लैक फंगस के 7,200 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 200 से ज्यादा लोगों की अब तक इस बीमारी की वजह से मौत हो चुकी है। म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस देश में कोरोना की खतरनाक महामारी के बीच ब्लैक फंगस के प्रसार ने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत ही जल्द ब्लैक फंगस ने देश के 10 से भी ज्यादा राज्यों को अपने शिकंजे में ले लिया है। ब्लैक फंगस नाम की इस बीमारी ने जिन राज्यों में अपने पांव पसारना शुरू कर दिए हैं,
उनमें महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्य शामिल हैं। ये खतरा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा ऐसे ही लगाया जा सकता है कि जिन राज्यों में इस बीमारी ने तेजी के साथ अपने पांव पसारे हैं, उन राज्यों में इसे महामारी घोषित कर दिया गया है। यूपी 8वां राज्य है जहां ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया गया है। सबसे पहले तो केंद्र सरकार के गाइडलाइन के अनुसार सभी राज्यों को और उत्तर प्रदेश ने भी कल इस महामारी एक्ट के अंतर्गत ब्लैक फंगस को एक गंभीर बीमारी में अधिसूचित कर दिया है। जब आप इसको अधिसूचित करते हैं तो इससे संबंधित जो दवाइयां हैं पूरे देश में, अगर उसमें शॉर्ट सप्लाई होता है तो उसको केंद्र सरकार उसके पूरे उत्पादन अपने अंदर ले लेती है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में ब्लैक फंगस का खतरा साफ महसूस किया जा सकता है। यहाँ ब्लैक फंगस के अब तक 33 मामले सामने आ चुके हैं। हैरानी इस बात की है कि यहाँ एक ही निजी अस्पताल में ब्लैक फंगस के 25 मामले रिकॉर्ड किए गए हैं, जिनमें से एक मरीज की इस बीमारी की वजह से मौत भी हो चुकी है। अभी तक मेरे पास 25 मामले आ चुके हैं। 25 में से एक मरीज जिसका नाम राजा राम था, सियानी का रहने वाला था, उसको मैंने ऑपरेट किया था। आगे से आँख तक पहुंचा हुआ था फंगस और उसके ब्रेन तक गया हुआ था। उसमें इंजेक्शन एम्फोटेरेसिन आइडियली लगना चाहिए था, जो उस मरीज को अवेलेबल नहीं हुआ और उसके कारण हमें उस मरीज को खोना पड़ा। उधर गौतम बुद्ध नगर में भी ब्लैक फंगस नाम की बीमारी अपनी दस्तक दे चुकी है। यहाँ अब तक ब्लैक फंगस के 20 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। प्रशासन का दावा है कि इस बीमारी से लड़ने वाली दवाओं की किल्लत को दूर कर लिया गया है। ब्लैक फंगस के भी हमारे यहाँ 21 मरीज अब तक रिपोर्ट हुए हैं और अभी ऐसी कोई डेथ नहीं हुई ब्लैक फंगस से, जो कि निश्चित रूप से ब्लैक फंगस से हुई हो। हमारे पास सरकार ने दवाई प्रोवाइड करा दी है मेरठ में और हमने डॉक्टर चंदन को ऑथराइज कर दिया है। आगरा में भी ब्लैक फंगस ने अपने पांव पसारना शुरू कर दिए हैं। आंकड़ों के मुताबिक यहां अब तक ब्लैक फंगस के 7 मरीज सामने आ चुके हैं। यही वजह है कि प्रशासनिक स्तर पर रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। साथ ही एसएन मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस के इलाज के लिए 44 बेड तैयार कर लिए गए हैं। कोरोना के कहर के बीच अब ब्लैक फंगस की दस्तक हो गई है और आगरा में 7 मरीज ब्लैक फंगस के पाए जा चुके हैं अब तक, जिनमें 3 की हालत गंभीर है और 1 मरीज का ऑपरेशन किया जा चुका है, सफल ऑपरेशन। तो जो तैयारी की गई है प्रशासन की तरफ से और मेडिकल कॉलेज की तरफ से, तो इस कोविड हॉस्पिटल में 20 बेड बनाए गए हैं ब्लैक फंगस मरीजों के लिए। इसके अलावा ईएनटी डिपार्टमेंट जो है उसमें 20 बेड है। साथ ही साथ मेडिसिन वार्ड जो है वहाँ भी 4 बेड तैयार कर दिए गए हैं ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए। कि अपने डायबिटिक और ब्लड कंट्रोल, जो ब्लड शुगर है उसको कंट्रोल में रखें और अगर कोई भी सिम्टम्स आता है सबसे पहले सर्जिकल इंटरवेंशन ही इसका है, इसलिए तुरंत अपने को एडमिट करा लें ताकि आपका इलाज शुरू हो जाए। जो आईएमए हॉस्पिटल्स हैं उनको भी हम लोगों ने और अपने एसएन मेडिकल और जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उसमें क्लीननेस के लिए विशेष अभियान चलाया हुआ है ताकि कोई भी फंगस जो है जो हमारा आईसीयू बेड्स है वहां से फैले ना, इसकी हमारी तैयारी की जा रही है। राजस्थान में भी ब्लैक फंगस चुनौती बनता जा रहा है। यहाँ इस बीमारी के अब तक 700 केस दर्ज किए जा चुके हैं। यही वजह है कि अब सरकार इस बीमारी के मरीजों की पहचान के लिए डोर टू डोर सर्वे की तैयारी कर रही है। साथ ही राज्य के 9 सरकारी अस्पतालों और 11 निजी अस्पतालों में ब्लैक फंगस के इलाज को मंजूरी दे दी गई है। ब्लैक फंगस के राजस्थान में लगभग 700 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और जैसा इसको राज्य सरकार ने महामारी अधिनियम के अंतर्गत नोटिफाइबल डिजीज घोषित भी कर दिया है। चिरंजीवी योजना में इस रोग के इलाज की व्यवस्था को अनुमत किया गया है। अब जिस तरह से कोविड का ट्रीटमेंट उसके कवरेज में आता है चिरंजीवी योजना के, उसी तरह से ब्लैक फंगस भी आएगा। चंडीगढ़ में भी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया जा चुका है। यहाँ पीजीआई में भर्ती 21 मरीजों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। दावा किया जा रहा है कि दवाओं और इंजेक्शन की किल्लत ने परेशानियों को और बड़ा कर दिया है।
सब जगह से ही ज्यादा केस, मतलब ये नहीं है पंजाब की आ रहा है, हरियाणा से भी आ रहा है, इवन हिमाचल से भी आने लग गए। सो ये बीमारी जो है सभी जगह। उधर हरियाणा में अब तक ब्लैक फंगस के 268 मरीज मिल चुके हैं। मुश्किल इस बात की है कि जींद अस्पताल में भर्ती मरीजों को इस बीमारी का इलाज भी नहीं मिल पा रहा है। दवा और डॉक्टर के अभाव में मरीजों को रोहतक रेफर किया जा रहा है। फिलहाल हमारे पास उसकी सुविधा नहीं है बायोप्सी करने की, तो हमारे पास सरकार की तरफ से यही गाइडलाइन है कि अगर कोई ब्लैक फंगस का सस्पेक्टेड केस आता है तो जींद जिले को रोहतक इसके साथ अटैच कर दिया गया है, तो हम उसको रोहतक भेज देते हैं ताकि उसका टाइमली इंटरवेंशन कर सकें, बायोप्सी कर सकें और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकें। कोरोना की ही तरह ब्लैक फंगस का भी सबसे भीषण कहर महाराष्ट्र पर टूटा है। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के 2000 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। इनमें करीब 90 मरीजों की मौत के बाद सरकार टास्क फोर्स बनाने को मजबूर हो गई है। दावा किया जा रहा है कि महाराष्ट्र के पुणे में ब्लैक फंगस के करीब 300 मरीज मिले हैं, जबकि मुंबई में 160 और नासिक में 166 मरीज मिले हैं। नासिक में ब्लैक फंगस की चपेट में आने से 8 मरीजों की मौत भी हो गई है। इसलिए सरकार ने ब्लैक फंगस से निपटने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। ब्लैक फंगस के जिस तरीके से केसेस आ रहे हैं, कई राज्यों ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। महाराष्ट्र में कई जगहों पर इंजेक्शन्स नहीं मिल रहे हैं, लगातार पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं महाराष्ट्र सरकार इसको? ये कोरोना नया वायरल हो रहा है, ये ब्लैक फंगस अब सामने आया है। इसकी तैयारी जो है देश में किसी के पास भी नहीं है, लेकिन अब ये सामने आया है तो ये भी एक चैलेंज है, और इसकी दवाई ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी कैसे उपलब्ध करें, इसके ऊपर जो है टास्क फोर्स काम कर रही है, और सरकार बहुत जल्दी इसके ऊपर जो है दवा किस तरीके से उपलब्ध की जाए उस पर काम कर रही है। जाहिर है कोरोना काल के बीच इस नई आफत ने मुसीबतों की खाई को और चौड़ा कर दिया है। यही वजह है कि राज्य सरकारें जहां एहतियात बरत रही हैं, वहीं लोगों को भी इस बात की हिदायत दी जा रही है कि कोरोना की ही तरह ब्लैक फंगस के मामले में भी लापरवाही बरतना घातक साबित हो सकता है। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आज 2 दिन के कुमाऊं के दौरे पर पहुंचे, जहां सीएम बागेश्वर के जिला अस्पताल में बने कोविड वार्ड का पीपीई किट पहनकर उन्होंने निरीक्षण किया। उन्होंने कोरोना को लेकर की गई तैयारियों की जानकारी ली। इसके साथ ही सीएम ने वार्ड में भर्ती कोरोना मरीजों से भी उनकी सेहत के बारे में जानकारी ली। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बागेश्वर की, जहां पीपीई किट में आप सीएम को भी देख सकते हैं। पीपीई किट पहनकर कोरोना वार्ड में भर्ती मरीजों का हालचाल पूछा सीएम ने। बागेश्वर दौरे पर, कुमाऊं दौरे पर है 2 दिन के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, और कोरोना मरीजों के बीच में पहुंचकर उन्होंने उनका हालचाल जाना, अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में पूछा। सफेद रंग की पीपीई किट में जो मरीजों के पास बातचीत करते दिख रहे हैं वो है प्रदेश के मुख्यमंत्री। कोविड काल में गरीबों के लिए योगी सरकार किस तरह से मुफ्त राशन अभियान चला रही है, उसी की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश कैंट और हैवलॉक रोड पर राशन की दुकान का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान डीएम ने देखा कि किस तरह से मशीन के जरिए राशन की तौल की जा रही है। साथ ही डीएम ने कहा कि वो लोगों से फोन कर राशन वितरण का रियलिटी चेक भी कर रहे हैं। डीएम ने भरोसा दिलवाया कि पूरी पारदर्शिता के साथ लोगों को राशन दिया जा रहा है। पे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही व्यवस्था बनाई गई है, सैनिटाइजर रखा गया है और हर जगह मास्क अनिवार्य है। इसके साथ साथ ये भी आते हैं, कोई महिला आती हैं तो वहाँ पे उनकी बैठने की भी समुचित व्यवस्था रखी जाए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। इन्हीं चीज़ों को इंश्योर 100% पूरे जनपद में किया जाता है। सीतापुर में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग में गोली चलाने से एक युवक घायल हो गया। मामला बीरमपुर गांव का है, जहां पर बारात के दौरान लाइसेंसी बंदूक से गोली चलाई गई, जिसमें एक युवक घायल हो गया। पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है।
हर्ष फायरिंग से यह हादसा हुआ है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं इसी बंदूक से गोली चलाई गई। लाइसेंसी बंदूकें बताई जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। एक युवक इसमें घायल हो गया है। झांसी दौरे पर आए सीएम योगी के कार्यक्रम में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के लोग अचानक ज्ञापन देने पहुंच गए और सीएम से मुलाकात करने की कोशिश की। ये देखकर पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। बता दें कि सीएम योगी कोविड व्यवस्थाओं पर चर्चा के लिए मेडिकल कॉलेज के सभागार पहुंचे थे, तभी अचानक जूडा अध्यक्ष का प्रतिनिधि मंडल सीएम योगी से मिलने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया और ज्ञापन देने से मना किया। बांदा दौरे पर सीएम योगी एक गांव में गए, वहां लोगों से बात की, साथ ही निगरानी समिति के सदस्यों से चर्चा भी की। तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां पर निगरानी समितियां जो बनाई गई हैं उनके तमाम सदस्यों से चर्चा की है मुख्यमंत्री ने। कोविड कंट्रोल किस तरह से किया जा रहा है, क्या हालात है वहां पर, क्या क्या चुनौतियां पेश आई और किस तरह से उन चुनौतियों पर पार पाई गई, तमाम पहलुओं को लेकर सीएम ने चर्चा की। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए खबरें तेज रफ्तार अंदाज में।